सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपने ये देखा होगा कि प्री के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे जीव जंतुओं से जुड़े हुए। आप यहाँ पे देखना, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं या इन्वायरमेंट की बॉडीज़ हैं, उनको लेकर अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आज मैं अच्छे से इसको कवर करने वाला हूँ। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ठीक है, बहुत अच्छा लेसन होने वाला है। तो आप कमेंट कर सकते हो, ओपिनियन बता सकते हो कि ये लेसन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। आपका एक लाइक मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। और उससे आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं सूचना देना चाहूँगा कि जैसे अपनी जो 10 ईयर वाला सोल पेपर है, उसको मैंने इसकी प्राइस कम की है। इसका 99 प्राइस हमने रखा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करे थे कि सर हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 149 की बजाय अभी 2-3 दिन के लिए ऑफर दिया है कि आप 99 में इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने इसको 99 में किया तो बहुत सारे कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो बच्चे या एस्पिरेंट हमें नहीं समझते हैं। नेगेटिव वही कमेंट कर सकता है जो मुझे नहीं जानता है, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए अच्छे एफर्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और वैसे नेगेटिव कमेंट का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कि हम तो हमेशा वैसे ही संघर्ष करके आगे आगे बढ़ने वालों में से हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जो नेगेटिव कमेंट करता है उसको वैसे मैं ब्लॉक करता हूँ। आगे कभी आप नीड होगी आपको तो दोबारा कमेंट नहीं कर पाओगे, तो इस बात को ध्यान रखो। और साथ में जैसे हमने जो एम लक्ष्मीकांत का आपसे प्रॉमिस किया था, पूरी किताब के 240 MCQ हमने तैयार कर दिए हैं, जिसको 2 पार्ट में हमने रिलीज़ किया है। पार्ट फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पार्ट सेकंड भी हमने रिलीज़ कर दिया है, जो आपकी प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। यानी यहाँ पे अच्छी जो किताबें, उनके प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको MCQ मिल जाएंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लाखों रुपए कोचिंगों में लुटाते हो, उसके बाद में ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखना। अपनी वेबसाइट पर जाकर गूगल कर सकते हो studieswithdj.com, या अपने जो वीडियो है टेलीग्राम है वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक है, यही ऑफिशियल लिंक है। क्योंकि इस पर बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। अपनी वेबसाइट की कॉपी कर लिए या कई नेगेटिव लोग आ गए यहाँ पे। तो केवल जो मैं अपने टेलीग्राम पे और अपने वीडियो में जो बताता हूँ वही अपने ऑफिशियल लिंक होते हैं, ठीक है। आते अपने लेसन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं मानता हूँ कि इन्वायरमेंट के टॉपिक आज मैंने अच्छे से इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो जो पहला टॉपिक है वो पेंगोलिन को लेकर है। इस टॉपिक को पहले भी हमने 2 बार कवर किया था, और इसकी पोचिंग को लेकर कई सारी रिपोर्ट आ रही थी। तो अभी जैसे 18 फरवरी को क्या बनाया गया है, जो विश्व पेंगोलिन दिवस है। कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो दिवस वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया था कि जैसे इसमें ट्रैफिक एक संस्था है, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक नेचर इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया कि 2018 से 22 के मध्य भारत में 1203 पेंगोलिन का अवैध वन्यजीव व्यापार हुआ या इनका शिकार किया गया था। क्योंकि जो पेंगोलिन जो जीव, आप जैसे इसकी तस्वीर देखोगे, इसके जैसे इनकी जो त्वचा है, इनको क्या बोलते हैं, सल्क ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, स्केल्स ऐसा कुछ बोलते हैं, इनका शिकार होता है। और इनसे क्या होता है, फिर कोई मेडिसिन यूज में इनको लिया जाता है, विशेषकर चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको सप्लाई किया जाता है। तो इसको लेकर एक बड़ा खतरा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर क्वेश्चन पहले भी आया था, एक ऑप्शन में था एक इसके, वो दिखाऊंगा भी। लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जैसे इसका ये जो वर्ड है स्केल्स, यानी इसको क्या बोलते हैं, सल्क ऐसा कुछ बोला जाता है, जिसका इसके लिए इसका शिकार किया जाता है। तो भारत में विशेषकर इस रिपोर्ट में बताया गया है, जैसे उड़ीसा है, वहाँ पे सर्वाधिक इसके शिकार देखने को मिले हैं, जो डाटा रिपोर्ट बताई जा रही है, ठीक है। और इसमें चीन, अभी हमने बात की, दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी डिमांड है, इसके जो अंग है इनके, ठीक है, उनकी डिमांड, उनकी पारंपरिक जो दवाएं हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे अंधविश्वास ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मतलब हम जीव जंतुओं के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो सही से इनके साथ हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो भारत में वैसे पेंगोलिन की यदि बात करें, लगभग 8 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां भारत में ये पाई जाती है। एक तो जिसका नाम दिया गया भारतीय पेंगोलिन। भारतीय पेंगोलिन लगभग भारत सहित भारत के जो उपमहाद्वीप है उसमें पाया जाता है। और साथ में जो चीनी पेंगोलिन है वह दक्षिणी एशिया, विशेषकर आप देखना चीन है, म्यांमार है, इस तरफ पाया जाता है। और भारत के अंदर भी ये कहाँ पाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में ये पाई जाती है। कौन सी, चीनी पेंगोलिन। और वैसे यहाँ पे दोनों प्रजातियाँ भी पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट कभी कभी फैक्ट बनेंगे ना, तो इनके आप ये डिटेल थोड़े ध्यान रखना कि इनको कौन सी आयुषन की कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, भारत में ये कहाँ पाया जाता है, इनको जरूर देखना चाहिए। तो इनको जरूर देखेंगे हम। और जो भारत का जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी अनुसूची में इसको एक के तहत इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और जैसे इसमें हम देखें,
इनके डाटा भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे 2018 में ट्रैफिक द्वारा भारत में इनके 2009 से 2017 के बीच में लगभग इतना डाटा हमारे पास है। तो ये कभी कभी मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैव विविधता वाले, तो वहाँ पे आप डाटा सहित इन चीज़ों के बताते हो तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है, हमेशा अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इनकी आयुषन कैटेगरी वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ये जो इंडियन पेंगोलिन है इसकी आयुषन कैटेगरी कौन सी है, इंडेंजर्ड है। और चाइनीज जो पेंगोलिन है इसकी आयुषन कैटेगरी कौन सी है, क्रिटिकली एंडेंजर है। कभी कभी ये चीज़ें मायने रखती है, यदि फैक्ट ऐसे बने तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पता हो तो और बढ़िया रहता है। जैसे पेंगोलिन क्या एक रात्रिचर स्तनधारी है, ठीक है, जो बिलों को होते हैं और चींटियों और दीमकों को खाते हैं। छोटी छोटी डिटेल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे इनके जो इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन के बने सल्क होते हैं, इन्हीं के कारण इनका क्या होता है, अवैध शिकार होता है। ठीक है, और खतरे की स्थिति में ये क्या करते हैं, स्वयं की सुरक्षा के लिए गेंद की बाती अपने आप को रोल कर लेते हैं। देखो कितना ये छोटी सी डिटेल है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स का। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन दी लाइन चीज़ों को थोड़ा गहराई में पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हाल ही में ये क्वेश्चन आया, 2021 में आया है कि आपको निम्नलिखित जीवों के बारे में यहाँ पे विचार करना है। यहाँ पे हेजोक है, ठीक है, हेजोक है, इसके अलावा मार्मट है और एक है पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन, 3 जीव है। और इसके बारे में कहा गया कि उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं। अभी हमने देखा ना पेंगोलिन गेंद बन जाता है, तो इनमें से कौन से जीव है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, डी आंसर है 1 और 3। यहाँ पे हेजोक और ये पेंगोलिन, ये इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, देखो तभी तो हम पढ़ रहे थे बिटवीन द लाइन, या हर एक चीज़ पर हम फोकस करते हैं ताकि आप क्वेश्चन करते समय इन बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, और इसकी और भी डिटेल आपको देखनी हो आंसर की, तो जैसे हमने आपको पहले ही कहा कि जो हमारे 10 ईयर वाली बुक है उसमें हमने अच्छे से समझाया। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये ऑप्शन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जैसे 2021 में क्वेश्चन आया पेंगोलिन का ना, ऑप्शन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम या 2024 के एग्जाम में क्या बन जाए, फुल क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पेंगोलिन के 3-4 स्टेटमेंट बन सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हमने पहले भी आपको डाटा के साथ में, प्रूफ के साथ दिखाया कि यूपीएससी के ऑप्शन आपके लिए मायने रखता है। तो जब आप पढ़ते हो ना, जब जैसे ये आप पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर वाली बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनके जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेना। इसलिए हमने इनके बारे में थोड़ी छोटी डिटेल यहाँ पे दे दी है। जैसे मारमट है, हो सकता है इसका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन जाए, तो ये सारी डिटेल आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे चर्चा में रही है, जैसे ट्रैफिक चर्चा में रही है, आपने ये देखा ना कि इन्वायरमेंट के हर एक साल 1-2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रैफिक क्या है, वन्य जीव व्यापार निगरानी एक नेटवर्क है। ठीक है, और ये एक तरह से गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूके में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और इसको किसने बनाया है, WWF और IUCN का ये संयुक्त कार्यक्रम है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए हैं ऑलरेडी। ट्रैफिक का क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसी फॉर्म में आ चुका है। इसके अलावा साइट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो साइट्स को लेकर हमने पहले भी अच्छे से कवर किया था, आपको मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल इसकी दी गई, दोबारा पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सारी जो चीज़ें हमें चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसका कन्वेंशन हुआ था, कितने इसमें पार्टीज 184 देश शामिल है, ये क्या काम करता है, ये मतलब सब चीज़ें इसमें, इसकी कितनी अपेंडिक्स या प्रिसिस्ट कितनी है, इसमें 3 इसमें सूचियाँ हैं। ठीक है, वो भी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हिंदू में अच्छे से कवर किया गया था। मुदुमलाई को लेकर एक केस स्टडी बताई गई थी। यहाँ पर विशेषकर ऐसा बताया गया कि हाल ही में यहाँ पे जो पश्चिमी घाट या इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जो पारितंत्र है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी ना, कोई भी पारितंत्र होता है उसकी एक क्या बोलते, एक सीजन होती है, कब उसमें फूल आते हैं, कब पत्तियाँ आती है। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं। एक फूड जो जाल कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, सब इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी जब वर्षा नहीं होती है या वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ का जो पारितंत्र उसमें बदलाव देखने को मिलता है। उसके कारण जीव जंतुओं के व्यवहार में भी बदलाव आते हैं। इसी को लेकर ये केस स्टडी बताई गई थी। अपना काम क्या है, इसमें जो भी चीज़ें चर्चा में रही है इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने काम आ सकता है। तो ये किसकी केस स्टडी है, मुदुमलाई जो फॉरेस्ट रिजर्व उसकी केस स्टडी है। तो इसमें बताया गया जो मुदुमलू टाइगर रिजर्व है वो किसका पार्ट है, मुदुमलू टाइगर रिजर्व किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और ये क्या है, बांदीपुर, वायनाड और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसके साथ एक सीमा साझा करता है। हमने कई बार आपको मैपिंग के साथ ये बताया है। आज आपको होमवर्क है कि इस रीजन की मुदुमलू टाइगर रिजर्व से लेकर नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, उसकी पूरी मैपिंग अपने हाथ से करना, एक रफ कॉपी लेना, उसमें 3-4 बार उसको करना, गूगल से देखना या कहीं से भी आपको अच्छी इसकी फ़ोटो मिलती है। ये थोड़ा सा माइंड मैप कर लेना कि इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी नदियाँ हैं, ये जरूर करना। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आते हैं।
एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अभी भी कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप किसी भी जैसे आप 50 60 100 टेस्ट लगाते हो, उसके बजाय आप सबसे ज़्यादा किसको लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मैं तो ये कहूँगा कि आप 25 ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देख लो। ठीक है, 10 साल के हमने अच्छे लॉन्च किए, कोशिश करेंगे आगे आने वाले वक्त में 1 2 साल में 25 ईयर का भी निकालेंगे, यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो। लेकिन अभी जो आपके पास 25 ईयर का कोई भी पब्लिकेशन का हो, उसको देखो, पुराने प्रश्न पत्रों को देखो, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ईजिली आप निकालोगे। आपने देखा जिनका बार बार प्री होता है तो वो लोग यही करते हैं। ठीक है, ये बात बाद में समझ में आएगी आपको 4 5 साल बाद में, इससे अच्छा ये अभी समझ लो ताकि गलतियां आपसे नहीं हो। तो ये क्या है, दुबलो टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किन की सीमा लगती है, किस 22 पर रिजर्व का ये पार्ट है। ठीक है, उसके बारे में ये अभी डाटा आए थे। तो इसमें बताया गया कि जो इसमें इस साल क्या हुआ था, वर्षा अच्छी हुई थी यहाँ पे, काफ़ी इसके वर्षा के दिन अधिक थे, जिसके कारण यहाँ पे कई प्रकार के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। इसके बारे में चर्चा में था। लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का तो ये है ना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं प्री और मेंस में, उसी हिसाब से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जैसे भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान है। ठीक है, ये जो बॉडी है ना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लेना, मैं भूल गया इसको। मैं पहले सोच रहा था कि इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको, लेकिन भूल गया। तो आप इसको अपने होमवर्क में शामिल कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मतलब इसमें एक रिकॉर्ड देखा गया कि 64 वर्षों के बाद में यहाँ पे औसत वर्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, और वनस्पति विज्ञानियों को कहना है कि लंबे समय तक बारिश के कारण कई फूलों की प्रजातियां जल्दी खिलने लगती है। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे वनस्पति के बनते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण काफ़ी पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। तो अपने काम का एक तो क्या हो गया, मुदुमलो टाइगर रिजर्व हो गया, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी। साथ में यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओम्बाटा वाटर बॉडी, ये क्वेश्चन अपने मैपिंग का काम का है, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओम्बाटा बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज कहाँ पे, ये मुदुमलो टाइगर रिजर्व में है। मुदुमलो टाइगर रिजर्व वैसे तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन आसपास में जैसे केरल और कर्नाटक उनका ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे लगता है। तो ये वाटर बॉडीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, ये फोटो शामिल करने का मकसद ये था कि इनकी चीज़ें, जो चीज़ें दी गई है ना इनके नीचे, जो डिटेल दी गई है, जो हमारे प्री एग्जाम में काम आती है, वही बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व में किस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट्री यहाँ पे पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पलास बोलते हैं, जंगल की ज्वाला ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये यहाँ पे मुख्य रूप से इस समय खिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जीव जंतु की प्रजातियाँ हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे यहाँ पे इंडियन वाइल्ड डॉग पाया जाता है। और इसके अलावा यदि और जीव जंतु देखें, जैसे यहाँ पे कौन सा तेंदुआ भी है, और इसके अलावा जो स्पॉटेड डियर है वो भी इस रीजन में पाया जाता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं जीव जंतुओं को लेकर, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्री में भरे पड़े हैं, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। और इसके अलावा यदि यहाँ पर हम पक्षियों की प्रजातियों में देखें, जैसे द इंडियन रोलर, अब आप भी सोच रहे हो कि यार इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, आपने कितने सामान्य क्वेश्चन देखे कि इनमें से कौन सा जीव है, कौन सी मछली है, ऐसे क्वेश्चन तो लगातार आए हैं। तो क्यों ना हम पढ़ाई भी अपने वैसे करें जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यही तो फायदा है कि न्यूज़पेपर से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मोयार नदी है, कहाँ पे, देखो लाइफ लाइन ऑफ इसकी रिजर्व की, जो मुदुमलई रिजर्व है या टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क जो भी है, इसकी यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, मोयार नदी बहती है। ये क्वेश्चन कितने देखें कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के यहाँ से बहता है, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट जो आपस में मैच करते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। तो मोयार नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ जैसे यहाँ पे कुछ पक्षी और हैं, उनका नाम भी दिया गया है, इन पक्षियों को भी आप जरूर देख लिया करो। और इसकी लोकेशन देख लो आप, लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन ट्रांजेक्शन देख लो आप इसका। ठीक है, ऊपर कर्नाटक है, नीचे केरल है, इधर तमिलनाडु है। ठीक है, आराम से हो गया। और क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी प्री 2019 में, कैसा क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमलई जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। ये मैं पहले करवा चुका हूँ 2 3 बार। आज आप इसका आंसर बताओगे, 27 का आंसर क्या होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने एक और एफर्ट लगाया आप लोगों के लिए कि डेली टेलीग्राम पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे आजकल, है ना, वो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी मेरे साथ हो जाए, प्रीलिम्स का मतलब कोई रुकावट ही नहीं बने, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, एमसीक्यू अटेम्प्ट लो। ठीक है, वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप लोगों की डिमांड है कि कुछ एक्सप्लेनेशन और बेटर उसमें जोड़ा जाए, लेकिन उसमें स्पेस कम होता है, वहाँ पे जगह नहीं होती, इसलिए वो जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या है, मुदुमलई है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आंसर इसका बताना आप कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और स्टडी थी कि जो पानी के नीचे ध्वनि उत्सर्जन हो रहा है ना, उसके कारण समुद्री जीवों पर नुकसान होता है। इसको आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, ऐसी चीज़ों को आप चाहो तो, जैसे कई बार इन्वायरमेंट के ऐसे आते हैं या एथिक्स में, कहीं भी इन्वायरमेंट की जो चीज़ें आती है ना, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। जीएस तरीके के अंदर जैव विविधता को नुकसान होने वाले कई कारकों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको दिया गया था किस प्रकार, एक स्टडी आई थी तो उसमें बताया गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है
क्योंकि आप जानते हो ना, कई जीव जंतु अपने साउंड के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, उनका एक कम्युनिकेशन का साधन होता है। लेकिन जब ये ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उन पर, जीव जंतुओं पर, ना केवल उनके जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे इंसानों में कम्युनिकेशन होता है हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वैसे जीव जंतुओं में, चाहे प्रजनन को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर होता है। यदि ऐसा लगातार ऐसा होता रहा, स्टडी में बताया गया है, तो जीव जंतुओं में कहीं ना कहीं उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई थी, नीचे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें बताया गया था कि भारत में जल में कि जहाज़ों का बढ़ते मानव जनित पानी के नीचे शोर यानी ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनको नुकसान हो रहा है, खतरा हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं कि जो मानव जनित जो कारक है वो कहीं ना कहीं जीवों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इन पर भी स्टडी ऐसी प्रकाशित होती है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो उनकी जो सुनने की क्षमता है, उनके ज्ञान और कई सारी चीज़ें उनकी जो आपस में प्रभावित होती हैं, भोजन से लेकर कई सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन ना केवल मेंस में काम आ सकता है, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि प्री में भी ऐसे स्टेटमेंट कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन मोटा मोटी इसमें बताया गया है। साथ में ये बताया कि इसको कैसे मापा जाता है। तो गोवा तटरेखा, ये कहाँ पे हुआ थी स्टडी, गोवा और विशाखापट्टनम तट पे किया गया था। तो गोवा तटरेखा से लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर हाइड्रोफोन, देखो ये टेक्निक आ सकती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया तो किस में काम आता है, तो स्वायत्त प्रणाली तैनात करके इनकी शोर का मापन किया गया था। तो इसका मतलब हाइड्रोफोन का मतलब क्या होता है, ये जो भी ध्वनि प्रदूषण उनको मापने के तरह से हम कह सकते हैं, सेंसर आदि की यहाँ पे सहायता ली जाती है। तो इसके बारे में इतनी डिटेल थी जो काम आ सकती है अपने। ठीक है, और ये देखो रोडेड्रोन क्या हुआ हाल ही में, जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम में ये फूल खिलते हैं, तो उस समय वहाँ पे कालीन जैसा बिछ जाता है एकदम, बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य होता है। तो उसकी स्टडी लेकर यहाँ पे कुछ आया था। और रोडेड्रोन का क्वेश्चन आप जानते हो यूपीसी प्री में आ चुका है पहले, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, 2014 में आ चुका है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद में टॉपिक पर जाते हैं, ताकि पढ़ना आपके लिए बहुत ही रोचक हो जाए। ये देखो क्वेश्चन क्या था यूपीसी प्री 2014 में, कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हो तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों में प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, नेचुरली ग्रोविंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना आप, जैसे यहाँ पे ओक दिया गया है, इसके अलावा रोडोडेंड्रन दिया गया है, एक सैंडलवुड यानी चंदन के पेड़ दिए गए हैं, 3 इसमें ऑप्शन है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि इनको लॉजिकली आपको सोल्व करना चाहिए। यहाँ पे आप जानते हो चंदन हिमालय में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये तो साउथ इंडिया में पाया जाता है। और हिमालय में चंदन के छाक से हैं, लेकिन वो उतने नहीं है, मतलब उतना हम कह नहीं सकते कि नेचुरली रूप से होता है। तो यहाँ पे हम केवल इसको हटा दें, किसको, चंदन को, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके अलावा जैसे ऑप्शन में है ना रोडोड्रोन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है अगली बार रोडोड्रोन का एक क्या हो जाए, बड़ा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और इसका हमने स्टेटमेंट भी जो अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया है यहाँ पे, पूरा जो आपको चाहिए ना। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे हंसी मजाक के आपके लिए याद रखने के लिए। ठीक है, एक अच्छी इमेज भी ऐड की है। तो ये हमारे जो सोल पेपर है उसी का कमाल है कि आप देखना, मज़ा आएगा आपको। बहुत सारे एस्पिरेंट पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। तो इसके बारे में था कि यहाँ पे बहुत सारे रोडोडोन की प्रजातियाँ पाई जाती है, कहाँ पे, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। और क्या, भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रोडोडेंड्रोन, थोड़ा पढ़ने में हो सकता है सही नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन समझ लेना भावना को। तो इसके 1/3 से अधिक, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 33% जो इसके पादप की प्रजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। और यहाँ पे विशेषकर एक स्टडी आई थी, कौन सी, रोडोडेंड्रोन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय इन इलस्ट्रेट अकाउंट, एक शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। उसमें बताया गया था कि यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ, विशेषकर 45 प्रजातियाँ पाई जाती है। उसमें अलग अलग टाइप का डिटेल दी गई, उतनी डिटेल हमारे काम की नहीं है। हमारे तो ये काम की कि क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे हम अपने काम में ले सकते हैं, वही हमारे काम की है। डिटेल दी गई, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, मात्र 0.3% है। लेकिन यहाँ पे रोडोडेंड्रोन की कितनी प्रजातियाँ, 34% यहाँ पे पाई जाती है। तो ये एक अच्छा फैक्ट है, डाटा। हो सकता है यही फैक्ट प्रीलिम्स में डायरेक्ट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि क्या खतरा है इनको लेकर। आप जानते हो कि कहीं ना कहीं जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु है, तो उसमें एक बड़ा खतरा देखने को मिलता है, चाहे मानव निर्मित खतरा हो, क्योंकि मानव हो सकता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, या आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या कृषि का विकास हो रहा है। तो उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे एक डिटेल दी गई है कि अलग अलग टाइप के रोडोडेंड्रॉन का नाम दिया गया है। हालांकि इतना डिटेल में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनको खतरा क्या है। और साथ में देखो ये एक क्या है, ये एक संकेतक भी है। किसका संकेतक है, जैसे जलवायु जो परिवर्तन होता है, एक बड़ा इंडिकेटर है कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं इनके फूलों को नुकसान होगा, या इनकी जो भी ग्रोविंग है वो साफ साफ उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के संकेतक भी है।
संकेतकों में ऐसा क्वेश्चन कई बार पहले देखने को मिला है प्रीलिम्स एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसका यदि हम इसका ग्री कर देखें तो ये क्या है, गुलाब का पेड़ जैसा इसका नाम दिया गया है, और ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है पहले एक संकेतक प्रजातियों का, याद रखना। ठीक है, इंडिकेटर स्पीसीज का एक क्वेश्चन मुझे याद है पहले आ चुका है। तो इसके फूल कब खिलते हैं, कभी कभी ज़्यादा गहराई में पूछेगा ना तो ये पूछ सकता है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन हाथियों वाला देखा था, उसमें हाथी की जो मादा है कितने, उसका प्रजनन काल पूरा डिटेल में पूछ लिया था। हो सकता है जब इसका क्वेश्चन बने तो पूरा एकदम बन जाए। तो इसके फूलों का मौसम क्या है, मार्च में शुरू होता है। ठीक है, फरवरी मार्च की बात है। तो अभी इसका सीजन आप कह सकते हो शुरू होने वाला है और मई तक इसका जारी रहता है। और लेकिन हालांकि हाल ही में कुछ प्रजातियों के लिए जनवरी में इसकी शुरुआत में फूल आना शुरू हो गया है, और ये संकेत है कि क्षेत्र गर्म हो रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बड़ा संकेतक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे, और आप बिटवीन द लाइन थोड़ा सा गौर करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज तो सभी टॉपिक इन्वायरमेंट के 2-3 दिन में जो भी मुझे मिला इन्वायरमेंट के मिले। हालांकि आप ये कमेंट करोगे कि अन्य टॉपिक नहीं थे क्या, थे, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे, और मैं वही शामिल करता हूँ कि आपका बिना टाइम वक्त ख़राब किए जो भी आप इस वीडियो को देखो, एक एक मिनट आपके लिए कीमती बन जाए। ठीक है, तो हाल ही में हमने क्या किया है, आपको ये पता है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या 12 चीते कहाँ लाए गए, कुनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, कुनो नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, जो चीते कहाँ कहाँ से आए, कितना क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा, इस साल ही आएगा, देखना प्री और मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए मध्य प्रदेश में, 12 चीते लाए गए हैं। ठीक है, पहले कितने लाए थे, 8 लाए थे, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, क्योंकि भारत में चीते आप जानते हो कि ये तो पहले ही लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये कहाँ पे लाए, कुनो नेशनल पार्क में लाए। कभी आपने सोचा कुनो नेशनल पार्क में क्यों लाए गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जहाँ से लाए गए वहाँ वहाँ जैसी जलवायु, जैसी वनस्पति, पारितंत्र जैसा होगा ना, वो कहाँ पे पाया गया है, ये कुनो नेशनल पार्क में पाया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुनो नेशनल पार्क में लाए गए। तो क्लाइमेट, वेजिटेशन, रेन, सब चीज़ें याद रखना, वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। और देश में चीतों के विलुप्त होने के 7 दशक के बाद में इन जानवरों को फिर से लाने की केंद्र सरकार की एक योजना है। और इसमें आपने देखा कि भारत का जो अंतिम चीते हैं देखे गए थे भारत में, ये फैक्ट भी प्रीलिम्स में बन सकता है कि भारत के अंतिम चीते की मृत्यु वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1947 में हुई थी। ठीक है, और इस प्रजाति को 1952 में क्या कर दिया था, विलुप्त घोषित कर दिया था। तो ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो इसमें 12 अब चीते हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। और 8 चीते कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, 8 यहाँ से हो गए और 12 हो गए दक्षिण अफ्रीका से, तो टोटल 20 हो गए। कुनो नेशनल पार्क में जब लाए गए तो इसकी पूरी आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभयारण्य भी है। और आप इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये खतियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों का एक पार्ट है ना, याद रखना। इसी कारण है कि यहाँ पे शुष्क प्रकार के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनसे मैच करते थे, जो अफ्रीका या आप कह सकते हो नामीबिया की जो जलवायु है, पारितंत्र, उससे मैच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल होगी, इसकी मैपिंग देख लो कहाँ पे कुनो नेशनल पार्क। यहाँ पे कुनो रिवर बहती है शायद, है ना, ये भी आप कमेंट करके बताना कि कौन सी नदी बहती है। जहाँ तक मुझे ध्यान में, कुनो का नाम ही कुनो रिवर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा है देखो, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आप देखना। इनके बारे में आपको विचार करना है। 4 यहाँ पे जीव जंतु है, एक है ब्लैक नेक क्रेन, एक है चीता, एक फ्लाइंग स्क्वेल और एक है स्नो लियोपार्ड। ठीक है, तो भारत में नेचुरली कौन सा इनमें पाया जाता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, चीता कब लुप्त हो चुका था, 1950 के आसपास लुप्त हो चुका है। इसका मतलब चीता को एलिमिनेट करो। ठीक है, 2 को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर निकल के आ गया बी। ऐसे ही करना है, चीज़ों को समझो, गहराई से पढ़ो, कॉमन सेंस और लॉजिक बनता है। आप यूपीसी के हर एक में देखना, कई जो बच्चे मैच्योर नहीं होते ना, वो कमेंट करते हैं कि सर आप ही इतना बताते हो ना, लॉजिक और ट्रिक्स बताते हो, यूपीसी को पता लग जाएगा, यूपीसी अपना पैटर्न बदल देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यूपीसी उन लोगों को ही उठाता है, यानी प्री उन्हीं का पास होता है जो लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं। और ये मेरा अच्छा खासा अनुभव है। लास्ट ईयर भी मैं 2022 की जब एग्ज़ाम प्री ईयर वाली एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें मेरा स्कोर 105-10 आने का ये रीज़न था कि उसमें बहुत सारे लॉजिक लग रहे थे, और हमेशा लगेंगे। मतलब ये थीम बंद नहीं हो सकती यार, मतलब आप सोचना बंद थोड़ी कर दोगे आप। मतलब यूपीसी उन लोगों को ज़्यादा आप प्राथमिकता देता है जो चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो आज का ये हमारा लेसन पूरा हो गया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का लेसन आपकी यूपीसी प्री 2023-24 में काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। इसी पैटर्न पर हम अपने लेसन बनाते रहें। आप अपना सजेशन ज़रूर दिया करो, क्योंकि यार हमारी यूट्यूब फैमिली कितनी अच्छी चल रही है, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है कि हम अच्छा एफर्ट करते हैं, तो उसका परिणाम भी होता है कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और साथ में हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलना,
अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।